आपके सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रिपरेशंस को चार चांद लगाने के लिए मैं लेके आऊं आपके लिए एक मिस्टेक्स, डाउट्स एंड क्लैरिटी शीट। हेलो जेंजीज, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो यू आर वेरी वेरी गुड। आज का वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास चीज लेके आऊं, दैट इज द मिस्टेक्स, डाउट्स एंड क्लैरिटी शीट, जिसमें चैप्टर वाइज आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो भी आपको डाउट होते हैं, जो भी आपके कंसर्न्स होते हैं, जो भी कंफ्यूजन होता है, जो भी गलतियां आप करते हो, उन सबको मैंने इकट्ठा करके एक जगह ले आया है। एंड ये चीज आपसे सारी क्वेरीज को लेके, जो बच्चों के मैसेजेस आते हैं, सर्टिफाइड कॉपीज देख के, सब चीज को समझ के शीट तैयार की गई है। एंड मोर ओवर चैप्टर वाइज आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे ना, सब एड्रेस हो जाएंगे आज इस एक ही वीडियो में। तो मेरे संग संग ये वीडियो को पूरा देखना। मैं इस शीट आपको दूंगा नहीं, मैं आपको समझाऊंगा भी सारी गलतियां आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ सर, यस ये दिस इज द मिस्टेक आई वाज डूइंग, अब मेरे से कभी नहीं होगी। बिकॉज अलग से आपने आके आज मुझे बता दिया तो मेरे दिमाग में वो रजिस्टर हो गया। पढ़ते समय तो अपने एक साथ कितनी सारी चीजें पढ़ते हैं, अपनी गलतियां भी करते हैं, अच्छे राइट भी करते हैं, लेकिन क्या अपने मिस कर जाते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स को ओवरलुक कर जाते हैं। लेकिन अब अलग से आके अगर मैं आपको बता दूं सारी गलतियां, तो आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट से। आओ मेरे संग संग, ये आपको वीडियो, ये पीडीएफ का लिंक आपको कहां मिलेगा सर? मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा मैं, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना एंड एक बार जरूर एग्जाम के पहले गो थ्रू करना। अभी फटाफट सुन लो सारी बातों को, एकदम अच्छे से मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं। एक खास बात समझ के रखना सर, ये हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट एग्जाम टॉपिक्स की शीट नहीं है। कोई बच्चा ये सोच रहा है सर एग्जाम में क्या आने वाला वो आप बताओगे क्या? आज मैं बोल रहा हूं नहीं, वो नहीं है। ये उसका अलग वीडियो ढल चुका है यूट्यूब पे, राइट एबीसी एनालिसिस बाय अनिरुद्ध सिंघानिया, मार के देखिएगा, वहां पे मैंने वो सारी चीजें कवर की है। लेकिन आज आपको सिर्फ आपकी गलतियां बताने का वीडियो है। ये समझ में आगे क्लियर रहनी चाहिए अपने ऑब्जेक्टिव वीडियो का, ठीक है? और मेरे से अंत तक बने रहना वीडियो में। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा, टाइम स्टैम्प आप मुझे नीचे दे देना कि हाँ सर लेवरेज का टाइम स्टैम्प ये है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ये है, उसको मैं बाद में उठा के डाल दूंगा। ये इतना मेरे लिए आप लोग कर देना। वीडियो को एक लाइक जरूर करना यार, काफी मेहनत लगा इसको बनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के संग शेयर भी कर देना। आ जाओ मेरे संग संग। सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, जैसे रेशियो एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली आपके स्टडी मैट का चैप्टर 3 है ये, अपने थ्योरी की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ प्रैक्टिकल पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो अपना पहला चैप्टर रेशियो एनालिसिस में क्या क्या मिस्टेक्स रहते हैं ध्यान से देखेंगे, कॉमन मिस्टेक्स कंफ्यूजन वाले एरिया में आके। मेरे संग संग एकदम हाँ फुल फोकस चाहिए मुझे आपका। आधी घंटा का वीडियो होने वाला है मोटा मोटी, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे। सर सबसे पहली बात, अगर क्वेश्चन में केडी दिया हुआ रहेगा तो उसको ग्रॉस करना है। ग्रॉस अप करना कैसे पड़ता है सर? 1 माइनस टैक्स रेट से, 1 माइनस टैक्स रेट से उसको ग्रॉस अप करना होगा। कभी भी केडी दिया हुआ रहे और आपको इंटरेस्ट निकालना हो। हमें पता है कि इंटरेस्ट अगर 10% है तो दैट इज प्री टैक्स इंटरेस्ट रेट, यस। और अगर अपने को क्या करना होगा, क्वेश्चन में अगर केडी दे दिया, सपोज 12% केडी है, 12% केडी है, तो अपने 12% से माइनस टैक्स रेट करेंगे ताकि अपने को हमारा प्री टैक्स इंटरेस्ट मिल जाए। हमारा सारा कैलकुलेशन इंटरेस्ट रेट का तो प्री टैक्स पे ही होता है, यस। बात समझ में आई? इंटरेस्ट के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है ना? सिर्फ इंटरेस्ट के लिए हमें करना पड़ता है इसको प्री टैक्स हमारे आगे के कैलकुलेशंस के लिए, राइट है? बात सिंपल, आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन, दिस इज द पॉइंट नंबर 2। सर बैंक ओवरड्राफ्ट का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? बैंक ओवरड्राफ्ट में आईसीआई कभी क्या कर रहा है सर? हमको मालूम है हमारा लिक्विड रेशियो के लिए क्या होता है, या एसेट टेस्ट रेशियो या फिर क्विक रेशियो, कुछ भी बोलो, उसमें हमारा फॉर्मूला है क्विक एसेट्स, तो समझ में आता है सर। कभी वो कर रहा है सीएल माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, कभी वो कर रहा है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। सर हमें नहीं समझ में आता ये करना है कि ये करना है। आज एक बार मैं क्लियर कर देता हूं, कभी ये चीज वापस डाउट मत लेके आना। सर आपका द राइट आंसर इज, सर दिस इज द राइट आंसर, बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस नहीं होगा। दिमाग की बत्ती बंद, जो मैं बोल रहा हूं करेक्टली एकदम सुनना है आपको। वाई सर, वाई आर यू सेइंग लाइक दिस? रीजन इज कि सर मैक्सिमम क्वेश्चंस में आईसीआई ने यही किया है। इक्का दुक्का क्वेश्चन में उसने गलती करके बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर दिया। मोरओवर आईसीआई करंट लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट को मानता है। वर्किंग कैपिटल का चैप्टर में जाके देखिए, करंट लायबिलिटीज की लिस्ट दी हुई है, उसमें वर्किंग कैपिटल में उसमें करंट लायबिलिटीज के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट भी डाला है उसने। तो सर अगर करंट लायबिलिटीज का ही पार्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो आप क्यों उसको अलग से माइनस कर रहे हो? 1-2 क्वेश्चन में और बाकी 90% क्वेश्चन में आपने यही अप्रोच लिया है। तो क्लियर हुई मेरी बात? आपको हमेशा लेना है क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज ही, ठीक है? क्लियर हुआ ये बात? अब देखोगे मैंने आपको वहां पे लिख भी दिया है कि देखो क्यू इन फ्यू क्वेश्चंस यू विल फाइंड आईसीआई सब्ट्रैक्टेड बैंक ओवरड्राफ्ट व्हिच इज इनकरेक्ट। बात खत्म। नेक्स्ट ईपीएस क्या होता है सर? ईपीएस हमें पता है सर, अर्निंग्स पर से आफेश यानी कि अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, लेकिन वो हमेशा इक्विटी शेयर्स ही होता है, प्रेफरेंस की कोई बात नहीं होगी, याद रहेगी? यस। आगे बढ़ते हैं। अदर देन इन्वेंट्री ऑलवेज ऑन सीओजीएस, जो कि इन्वेंट्री हमेशा सीओजीएस पे कैलकुलेट होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं? सीओजीएस बाय एवरेज इन्वेंट्री। लेकिन अदर देन इन्वेंट्री बाकी कोई भी टर्नओवर रेशियो अगर आपको आएगा तो सर हमें उसको किस में कैलकुलेट करके देना है? सर उसको हमें कैलकुलेट करना है सेल्स में
अनलेस द क्वेश्चन स्पेसिफाइज। क्वेश्चन अगर सामने से बोल रहा है कि राजा इसको सीओजीएस पे कर तो करेंगे, नहीं तो हमेशा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के अलावा सारे रेशियोज के लिए अपने उसको सेल्स पे करके आएंगे। क्लियर हुई मेरी बात? हाँ बोलो ना प्लीज सर, जोर से हाँ बोलेंगे तो सुनाई देगा। सर हमेशा ध्यान रखना ये वाली चीजें ना आप गलतियां करते हो। इसमें से ना आप बोलोगे सर 14 में से मेरे काम का तो 4 ही पॉइंट था, मेरे को तो 10 मालूम था। यार मैं वीडियो बना रहा हूं आप सबके लिए, इसमें से हो सकता है 4 आपको राइट है, किसी को 6 पॉइंट में फायदा होगा, किसी को 10 पॉइंट में फायदा होगा। तो आपको सारा चीज सुनना जरूर चाहिए। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सीओजीएस क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री वाला फॉर्मूला भूलेंगे नहीं। एंड एक और फॉर्मूला हमें पता है, रेवेन्यू फ्रॉम माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। बोथ फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट। सर हमारे को क्या होता है ना, सीओजीएस के साथ खेलता है इंस्टीट्यूट। सीओजीएस के संग क्या करेगा सर, आपको ये वाला फॉर्मूला तो याद रहता है आपको, जो पॉइंट नंबर 6 में दिया हुआ है, लेकिन पॉइंट नंबर 5 वाले फॉर्मूला को आप भूल जाते हो, रिलेट नहीं कर पाते हो। तो ध्यान रखना, सीओजीएस के संग ओपनिंग इन्वेंट्री वगैरह का अगर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, तो परचेजेस अगर निकालना पड़ा कभी तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, या सीओजीएस ही निकालना पड़ा तो भी आपको पता होना चाहिए ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ये दोनों फॉर्मूला से आपको आना होगा। ये बात क्लियर हुई क्या मेरी? हाँ सर ये बात आपकी एकदम समझ में आई, ये हमें याद रहेगा सर। मुझे मालूम है आप लोग ना पहले ये 6 नंबर वाला फॉर्मूला ही याद रखते हो, भूल जाते हो 5th वाला फॉर्मूला, एग्जाम में निकाल ही नहीं पाते हो। तो एग्जाम में आपको ध्यान रखना होगा सर, सीओजीएस 2 तरीके से निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट। नेट इनकम, नेट प्रॉफिट, पैट, ईएटी सब कुछ सेम है। सब कुछ क्या है? सेम है। वाई सर? एक ही तो चीज है, नेट इनकम बुलाऊं या उसको पैट बुलाऊं, अब यार मेरे को अनिरुद्ध सिंघानी बुलाओ या एएस बुलाओ, बात तो एक ही है ना, फॉर एग्जांपल। तो वैसे ही यार नेट इनकम बुलाओ या नेट प्रॉफिट बुलाओ, बात वही है। पैट बुलाओ, ईएटी बुलाओ, सब चीज इक्वल है। अर्निंग आफ्टर टैक्स बुलाओ, कुछ भी बुलाओ, एक ही मतलब है। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, बता दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ऑपरेटिंग इनकम के संग भी ये चीज आएगी। ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ईबीआईटी या पीबीआईटी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके लिए इंटरमीडिएट लेवल में ईबीआईटी ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज नथिंग बट व्हाट योर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। याद रहेगा, कभी वो आपको वर्ड यूज कर देगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कभी वर्ड यूज कर देगा ईबीआईटी। तो यार अपने को मानना है कि दोनों चीज सेम है। डन, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में आएंगे, 9th नंबर पॉइंट में ध्यान देंगे एक बार बच्चे सारे। सो 9 नंबर पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना। हाँ प्लीज अटेंशन चाहिए मेरे को। प्रोप्राइटरी फंड्स, ओन फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस प्रेफरेंस ही होता है। मैंने क्या बोला, या तो उसको प्रोप्राइटरी बुलाऊं या उसको ये बुलाऊं या वो बुलाऊं या ये बुलाऊं, कुछ भी बुलाऊं, अल्टीमेटली उसका मतलब क्या है? इक्विटी प्लस रिजर्व्स प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर आपको सारा चीज तो पता रहेगा, लेकिन गलती होती है ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं लेते हो। सर कब प्रेफरेंस लेना है कब नहीं लेना है? अगर मैं बोलूं नेट वर्थ, नेट वर्थ वर्ड आ गया तो आपका आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस ओनली। बट अदर देन नेट वर्थ अगर वर्ड अगर आपको आता है प्रोप्राइटरी फंड्स, ओन्ड फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स, तीनों केस में इक्विटी प्लस रिजर्व्स प्लस प्रोप्राइटरी फंड्स भी ऐड होंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी ऐड होंगे। ये चीज याद रखेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। हाँ इंस्टीट्यूट जानबूझ के ये सब टॉपिक में आपको देगा, प्रोप्राइटरी फंड देगा ना तो प्रेफरेंस भी दे देता है बहुत बार, क्योंकि उसको पता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यार प्रेफरेंस लेना था कि नहीं लेना था। तो इसलिए ध्यान रखेंगे सर, प्रोप्राइटरी, ओन्ड, शेयर होल्डर, कुछ भी बोले अपने को मानना है इक्विटी प्लस रिजर्व्स प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्लियर है? टोटल इक्विटी क्या हुआ सर? इक्विटी प्लस रिजर्व्स। डोंट फॉरगेट रिजर्व एंड सरप्लस, दैट इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी। अपने को क्या लगता था, इक्विटी वर्ड आती सबसे पहले दिमाग में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, दो तो आना ही चाहिए, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ साथ रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आपका पार्ट बनता है टोटल इक्विटी का। ये चीज याद रखेंगे। कभी भी वर्ड अगर रहे एग्जाम में इक्विटी, टोटल इक्विटी, कुछ भी, आइदर सिर्फ इक्विटी या टोटल इक्विटी, कुछ भी दे तो उसको मानना है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, दोनों चीज साथ में ही आती है। परछाई है, रिजर्व एंड सरप्लस इक्विटी शेयर कैपिटल का परछाई है, साथ कभी नहीं छोड़ेगा। समझ में आई आपको मेरी बात? हमारे दिमाग में इक्विटी शेयर कैपिटल पहले आता है और अपने वही लेके बहुत बस हम सॉल्व कर देते हैं। अपने को लगता है यार हमने सही किया, मार्क्स नहीं मिलता तो लगता है यार इंस्टीट्यूट ने हमें मार्क्स नहीं दिया। ऐसा नहीं होता है ना, आपको समझना चाहिए आपने गलती कहां की है। इक्विटी का मतलब दोनों होगा। क्लियर है? आगे बढ़ाएंगे। रिटर्न ऑन टोटल एसेट से गजब का काम किया है था इंस्टीट्यूट ने एक बार। यहाँ पे सर 11th नंबर पॉइंट में देखेंगे, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स या रिटर्न ऑन एसेट्स प्री टैक्स अगर बोला था क्वेश्चन में निकालने ना, उसने फॉर्मूला यूज किया है ईबीआईटी बाय टोटल एसेट्स, नॉट ईबीटी बाय टोटल एसेट्स। उसने ईबीटी बाय टोटल एसेट्स नहीं किया है, उसने फॉर्मूला दिया है आपको, ये नहीं किया, उसने दिया है ईबीआईटी बाय टोटल एसेट्स। अगर प्री टैक्स वर्ड आ जाता है तो, पोस्ट टैक्स आता है तब तो अपने को पता है ये पैट लेके करना, बात ही खत्म है। कभी भी रिटर्न का वर्ड आए ना हमेशा इट्स ऑन पैट, पैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है ना।
आगे बढ़ाएं, 12 नंबर पॉइंट पे आते हैं। अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, क्या लोड हो रहा है भाई, लोड हो जा, सारा लोड आज हो जाएगा, एक सेकंड दो यार। हाँ जी आ जाओ, लोडिंग वाला काम हो गया। अभी तो देखो कहां पे थे, 12 नंबर पॉइंट पे देखेंगे। इफ क्वेश्चन गिव्स डेटा फॉर 2 इयर्स, अगर क्वेश्चन में 2 साल का डेटा होगा तो हमेशा एवरेज लेंगे डिनोमिनेटर में। किसके लिए बोल रहा हूं, आपको मैंने क्वेश्चन भी मार्क करा के दिया है, हमारे एग्जामिनेशन बैंक का क्वेश्चन नंबर 16। जिन भी स्टूडेंट्स के पास मेरा बुक है उसके क्वेश्चन नंबर 16 में आएंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। किस चैप्टर का है ये, रेशियो चैप्टर का क्वेश्चन 16 है। एंड इस चैप्टर में ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ भी है। एंड इधर देखो आप, 2 साल का डेटा अगर आपको क्वेश्चन में देगा तब आप क्या करते हो, हर जगह एवरेज 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 एवरेज, हर जगह हर चीज एवरेज एवरेज, हर चीज एवरेज ही निकलेगा सर। आपका कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज हो जाएगा, इन्वेंट्री एवरेज हो जाएगा, शेयर होल्डर फंड्स एवरेज होके निकलेगा अगर डेटा आपको क्वेश्चन में 2 साल का मिलता है तो। सर समझ में आई। अगर आपको ये मेरी बुक ऑर्डर करनी है तो फटाफट से आप नीचे मेरे वेबसाइट के डिटेल्स ऑन है, www.contactasap.in में आप जाना एंड आराम से अपनी ऑर्डर प्लेस करना। विद इन 7 डेज आपको बुक मिल जाएगी। ठीक है, आ जाओ मेरे संग संग। आपको समझ में आया, अगर क्वेश्चन में डेटा 2 साल का रहेगा तो अपने डिनोमिनेटर में एवरेज फंड्स ही लेते हैं। डन। नेक्स्ट आएंगे पॉइंट नंबर 13 में। एक चीज ध्यान रखना, मार्जिन कभी भी वर्ड आता है मार्जिन, तो मार्जिन वर्ड इज ऑलवेज ऑन सेल्स। जैसे नेट मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन, कुछ भी हुआ तो मतलब क्या है, नेट मार्जिन इज बेसिकली, मालूम है क्या है, नेट मार्जिन इज बेसिकली नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट मार्जिन इज नेट प्रॉफिट रेशियो। सिमिलरली ग्रॉस मार्जिन क्या हुआ सर, ग्रॉस मार्जिन हुआ मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ये है डॉक्टर्स हैंड राइटिंग। समझ में आई आपको, हाँ समझ में आया। नेट मार्जिन है, ग्रॉस मार्जिन का मतलब याद रहेगा। हाँ बोलो, मार्जिन हमेशा ऑन सेल्स। जीवन में कभी भी मार्जिन वर्ड सुनोगे तो हमेशा ध्यान रखना वो सेल्स पे ही होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट में आएंगे रेशियोज के लिए। लास्ट पॉइंट में क्या बोलता है देखते हैं, रेशियोज वाला चैप्टर में आ जाओ मेरे साथ साथ क्विकली। रेशियोज का लास्ट पॉइंट 14 नंबर पॉइंट इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो। अगर ये आ जाता है तो ना उसके 2 फॉर्मूला इंस्टीट्यूट ने दिए हैं आपको। किसी ने आपको एक सिखाया, किसी ने ये सिखाया। मैं आपको बोलता हूं ये दोनों फॉर्मूला ही राइट है, डिपेंडिंग ऑन द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो डेटा रहेगा उसे आपसे फॉर्मूला पुट करके सॉल्व करके अपने को आना है बस। अपने को मार्क्स लेने से मतलब है यार, अपने को मार्क्स उठाना है बस। अब एग्जाम में 1 महीना बाकी है, सारा ओरिएंटेशन, सारा अपना माइंडसेट मार्क्स उठाने की तरफ रहना चाहिए। समझ में आ रही है। तो पहला फॉर्मूला क्या है, सिंपल, जो आपको पता है, ईबीआईटी प्लस डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। एक्चुअली दिस शुड नॉट बी इंस्टॉलमेंट, दिस शुड बी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इंस्टॉलमेंट, लेकिन आईसीए ने गलती किया तो उस वर्ड को रहने देते हैं, इंस्टॉलमेंट उन्होंने वर्ड यूज किया। आपको क्वेश्चन में भी ना वर्ड इंस्टॉलमेंट ही आएगा। कोई भी बच्चा ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनेगा यहाँ पे। अगर वो इंस्टॉलमेंट में 100 रुपया दे रहा है, इंटरेस्ट में 10 रुपया दे रहा है, तो वो ये नहीं सोचेगा सर ये 100 रुपया में तो ये 10 रुपया घुसा हुआ होता है तो मैं 90 प्लस 10 लूंगा, यानी टोटल में 100 रुपया ही डिनोमिनेटर में लूंगा। मैंने बोला नहीं, आपको लेना है 10 और 100 दोनों को। यहाँ पे समझ में आई। एक क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, हमारा एग्जामिनेशन बैंक देखना, उसमें क्वेश्चन मैंने कराया आपको क्लास में भी, तो मैंने क्लियरली ये चीज आपको बताई है। एक और फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, एंड दिस फॉर्मूला ना उसने एमटीपी आरटीपी में इंट्रोड्यूस कर दिया था कि सर आपका देखा, हमने आपके लिए हर जगह से उठा के रिसोर्स उठाया, आपको टेंशन की कोई बात नहीं है, कुछ छूटेगा नहीं। इसके अलावा आपके कोई और पॉइंट्स होंगे ना तो इस पीडीएफ के नीचे आप लोग खुद लिखते रहना, जहां जगह मिले ना लिखते रहना खुद ही। यहाँ पे कितना स्पेस तो दिया है यार, यहाँ पे आप लोग खुद के पॉइंट्स पे ऐड करो तो एक ऐसा शीट बन जाएगा जिसमें सारी गलतियां आपके पास रेडी है। मजा आ जाएगा सब पढ़ते समय। पैट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट, डिनोमिनेटर में तो अपने को पता है क्या होता है, तो उसने उल्टा फॉर्मूला दे दिया। ईबीआईटी से चालू करने की जगह उसने पैट से चालू किया और इंटरेस्ट को बाद में ऐड कर दिया। तो उसने यहाँ पे टैक्स वाला चीज तो न्यूमरेटर में कंसिडर लिया है। ठीक है, टैक्स का खर्चा को तो लिया। देखो पैट पे डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट है, तो ये वाला 2 फॉर्मूला उसने दिया है। दोनों फॉर्मूला से बोल रहा डेट सर्विस कवरेज रेशियो आप निकाल सकते हैं, तो याद रखेंगे। चैप्टर खत्म हुआ रेशियोज। नेक्स्ट में आएंगे लेवरेजेस। ठीक है, टाइम स्टैम्प आप लोग को देंगे, 14 मिनट्स का लेवरेज रेशियो खत्म हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ, लेवरेजेस में क्या है सर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे खास बात बताऊं मैं आपको, जो आपको अच्छा लगेगा, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड रहता है तो आपको सिखाया गया है फाइनेंशियल लेवरेज निकालने के लिए ईबीआईटी बाय ईबीटी माइनस पीडी बाय 1 माइनस टैक्स सेट करके उसको ग्रॉस अप करते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड को ग्रॉस अप करते हैं। क्यों करते हैं ग्रॉस अप? कोई बच्चा सोचता है अगर रट्टा मार के रखा है तो सर जो इंटरेस्ट आता है ना डिनोमिनेटर में, इंटरेस्ट भी माइनस होता है। बेसिकली अपना फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस पीडी बाय 1 माइनस टैक्स रेट, राइट।
Now you are thinking, sir, why are we dividing 1 minus tax rate here? The reason is interest itself is a pre-tax expense, but preference dividend itself is a post-tax expense. expense ही बोलते हैं एक बार, preference dividend दिया जाता है किससे? पोस्ट टैक्स प्रॉफिट से दिया जाता है। तो सर ये हमारा भेदभाव हो जाएगा, इंटरेस्ट प्री टैक्स में रहेगा, पीडी पोस्ट टैक्स में रह गया, तो कंपैरिजन गलत हो गया, कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी। आपको इवन रखना होगा, दोनों को प्री टैक्स करना पड़ेगा, इसलिए इसको डिवाइड करते 1 माइनस टैक्स रेट से। ये फॉर्मूला तो आपको पता है। ब्यूटीफुल बात यह है, इन योर लेटेस्ट जैन 26 एग्जाम्स, ध्यान से सुनो, आईसीआई इन प्रीवियस ईयर पास्ट ईयर क्वेश्चन जैन 26 हैज गिवन एन अल्टरनेट सॉल्यूशन विदाउट कंसीडरिंग द प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी ईबीआईटी बाय ईबीटी से भी उसने सॉल्व कर दिया। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड क्वेश्चन में दिया है तो भी उसने बोला ऐसे सॉल्व करोगे तो भी मार्क्स दूंगा, और प्रेफरेंस का इंपैक्ट लेके करोगे तो भी मार्क्स दूंगा। बल्ले बल्ले हो गए सारे बच्चे के। मैं सही से बता रहा हूं, कितने स्टूडेंट्स को इसकी वजह से मार्क्स मिल गया, कितने लोगों की गलती हो जाती वरना। समझ में आ रही है? बट मेरे से अगर सुनो, एज अ बड़ा भाई मैं आपको समझाता हूं कि आपको ये वाला फॉर्मूला ही एग्जाम में करके आना चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूं ये वाला फॉर्मूला एग्जाम में करके आना चाहिए? कि इंस्टीट्यूट का भरोसा आप कर सकते हैं, ना ही आप कर सकते हैं, ना ही हम कर सकते हैं। पता नहीं उसने बाद में अगर चेंज कर दिया तो किससे लड़ने जाओगे, बट यहां पे ना वो गलती कर नहीं सकता। कोई बच्चा अगर ईबीआईटी बाय ईबीटी करता है ना, हो सकता काटा लगा दे, बोलेगा ये कैसे हो गया, प्रेफरेंस डिविडेंड दिया हुआ था ना, क्यों तुमने ये किया? तो आप क्या झगड़ने जाओगे? सर वो देखो पुराने में आपने राइट दिया था, हमें कैसे रॉन्ग दे दिया, वो लड़ाई करने की नौबत ही क्यों आनी है? सर अभी मैं आपको बता रहा हूं ना, अभी से सुधार लो, अभी वीडियो देख रहे हो मतलब सुधारने की मौका है आपके पास, ठीक है ना? तो एक तो ये बात हो गया। सेकंड पॉइंट में आएंगे, लेवरेजेस में क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 2, अगर सेल्स वॉल्यूम चेंज होता है तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड। प्लीज ये सारी चीजें बेसिक्स हैं, गलतियां हो रही हैं अभी भी बच्चों की इन सब में। जितने टेस्ट वर्ड्स के पेपर्स देखते हैं हम तो समझ में आता है यार बच्चे क्या कर रहे हैं अभी भी, कि सर वेरिएबल कॉस्ट का चेंज के साथ साथ फिक्स्ड कॉस्ट का भी चेंज ले रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है सर, अगर मैं 10 यूनिट बनाऊं या 100 यूनिट बनाऊं, मेरा जगह, मेरा सेटअप, मेरा तो सब चीज फिक्स्ड है ना कॉस्ट। अगर मैं 10 स्टूडेंट को पढ़ाऊं या 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं, मेरा तो सब कॉस्ट फिक्स्ड है। बात समझ में आ रही है? मेरा अगर रेंट लगता है जगह का तो रेंट का खर्चा तो फिक्स्ड है। समझ में आई आपको? तो ये चीज ध्यान रखना चाहिए। डन। अगर क्वेश्चन ने आपको निकालने बोल दिया आरओआई मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सबसे ज्यादा हेडेक वाला एरिया आपके लिए, कि सर आरओआई में करे तो करे क्या भला? तो मैंने बोला चुपचाप आरओसी निकाल के आएंगे, दैट इज ईबीआईटी बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज ईबीआईटी बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। क्यों सर आरओसी क्यों निकालना? बिकॉज इंस्टीट्यूट ने वैसे ही सॉल्यूशंस 90% ऑफ द सॉल्यूशंस में यही किया है। अब एक आधा क्वेश्चन में आपको लेवरेज में ही मिल जाएगा आरओई लगाया हुआ। मैं बोलता हूं कि आपको टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज अभी आपका जो मॉक टेस्ट पेपर गया है ना, उसमें भी उसने क्या किया सर, ईबीआईटी बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। मॉक टेस्ट या रिवीजन टेस्ट को चेक तो पेपर में यही चीज की है, तो आपको टेंशन की कोई बात नहीं है। आरओसी के केस में आराम से आप ईबीआईटी बाय कैपिटल एम्प्लॉयड लगा के आएंगे, दैट इज आरओआई के केस में आरओसी निकालेंगे विच इज ईबीआईटी बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ में आई मेरी बात? हाँ बोलो। हाँ सर बढ़िया से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर पॉइंट, बस लेवरेज का टॉपिक खत्म। छोटा टॉपिक है, छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं, आपको ध्यान देना एक चीज पे। बहुत बड़ी पॉइंट लिखी है मैंने, क्या? इन द टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व यूजिंग परसेंटेज चेंज फॉर्मूलाज। याद आ रहा है परसेंटेज चेंज इन हमारा क्या होता था सर? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये किसका फॉर्मूला होता था सर? ये डॉल का फॉर्मूला होता था, याद है? हाँ। तो सर जब डॉल का फॉर्मूला में परसेंटेज चेंज वाली बातें आएंगी ना, तब आपको एक चीज ध्यान रखना है। क्या याद रखना है सर? देखो, चेक द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे। दो टाइप से इंस्टीट्यूट यहां पे मांगता है, या तो बोलेगा इफ इट सेज, अगर ये बोलता है टू कैलकुलेट द लेवल ऑफ सेल्स, क्वेश्चन आपको बहुत बार बोल सकता है कि सेल्स का लेवल निकाल के बोलो। मेरे को डॉल है और ईबीआईटी अगर इतना से चेंज हुआ तो आपको बोल रहे हैं लेवल ऑफ सेल्स निकालने। तो सबसे पहले आप परसेंटेज चेंज ऑफ सेल्स निकालते हो। हाँ कैसे? आपको अगर ईबीआईटी का चेंज दिया, डॉल दिया हुआ, तो परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो। एग्जांपल आया 20%, तो बच्चा क्या करे, 20% में ही आंसर छोड़ के आ जा रहा है। भैया 20% में आंसर नहीं छोड़ना है, आपको क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट लेवल ऑफ सेल्स, तो आपको 20% से अपना पुराना सेल्स का तो बढ़ाना है या घटाना है, डिपेंडिंग आपका प्रॉफिट बढ़ा था कि घटा था। ईबीआईटी अगर बढ़ा होगा तो आप अपना 20% से सेल्स बढ़ा दोगे, तो 100 रुपए अगर सेल्स था तो वो 120 रुपए आपका आंसर मांग रहा है वो। और आप बच्चे क्या करके आ रहे हैं सर, परसेंटेज चेंज इन इज इक्वल्स टू 20%। सर हमने तो राइट किया, इंस्टीट्यूट ने क्यों मार्क्स नहीं दिए? अरे भैया क्यों मार्क्स देगा वो? आपको लिख रहा है लेवल ऑफ सेल्स निकाल के देने के लिए ना, तो लेवल ऑफ सेल्स निकालना ही पड़ेगा। सिर्फ परसेंटेज चेंज करोगे तो आधा
नंबर दे दिया तो दे दिया, लेकिन वो भी पता नहीं क्या करेगा। ठीक है, तो आप उसका, क्योंकि एक नंबर का तो आता है ये सब पॉइंट, अब एक नंबर में वो आधा देगा कि जीरो देगा, अब उसका जो इच्छा, आप क्या कर लोगे आधा नंबर के लड़के। देन आफ्टर कैलकुलेटिंग परसेंटेज चेंज ऑल्सो कैलकुलेट द न्यू सेल्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले परसेंटेज चेंज तो निकालना पड़ेगा, जो कि कितना आया था सर, मेरा आया मान लो 20%, पुराना सेल्स था 100, तो 100 प्लस 20% करके 120 निकाल के आएंगे। समझ में आई? डोंट लीव योर आंसर विद जस्ट परसेंटेज चेंज फिगर्स। मैंने पूरा आपको बोल्ड वोल्ड करके सब चीज दी है, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना, आ जाओ, चलिए जी आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर की बात कर लेते हैं अब। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो यही सॉल्व है क्या? ऐसा कोई वीडियो आपको यूट्यूब में नहीं मिला, एकदम प्रीमियम क्वालिटी वीडियो बनाया ये वाला सर, इतने सारे गलतियां आपकी एक जगह डाल दी है ना कि आप ढूंढते रह जाओगे सर, ऐसा वीडियो नहीं है कहीं पे भी। व्हाट टू कंसिडर एज नेट प्रॉफिट्स NP if the question gives both issue price and current market price। ओहो, इतना बड़ा ये क्वेश्चन है सर। द नेशन वांट्स टू नो कि अगर क्वेश्चन में एनपी निकालने के लिए मैं क्या करूं, अगर मेरे को इशू प्राइस भी दे दिया और करंट मार्केट प्राइस भी दे दिया। तो मैंने बोला यार इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, सिंपली समझते हैं, 3 केस बनाते हैं। मैंने बोला ओके, 3 केस में क्या है सर, पहला केस है केस 1। केस 1 में मैं क्या बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन, क्यों मतलब क्वेश्चन आस्क्स टू कैलकुलेट करंट और एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपका करंट या एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल रहा है तो करंट मार्केट प्राइस से चुपचाप करके आएंगे। क्या बोला अगेन, अगर क्वेश्चन बोल रहा है करंट या एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करके दे तो करंट मार्केट प्राइस पिक करेंगे एनपी के लिए। नहीं तो केस 2, अगर क्वेश्चन दे रहा है न्यू इश्यू ऑफ कैपिटल, न्यू इश्यू ऑफ कैपिटल की बात कर दिया अगर, तो भैया फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर देना इश्यू प्राइस से और आपको कैलकुलेट करके आना है इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट विच इज योर नेट प्रोसीड्स। अगर न्यू इश्यू की बात होगी स्पेसिफिकली तो ही, न्यू इश्यू की बात ना बहुत कम क्वेश्चंस में ही मिलेंगे सर, तो मैक्सिमम आपको समझ में आना चाहिए करंट मार्केट प्राइस से ही सॉल्व होगा। लास्ट, अगर भैया कुछ भी और दे दे तो पहला प्रेफरेंस देना करंट मार्केट प्राइस को, सेकंड प्रेफरेंस देना इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट को। मैंने बोला यार कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आ गया तो पहले आप सीएमपी से करना, नहीं तो सेकंड प्रेफरेंस इससे करना। क्यों मैंने दिया सेकंड प्रेफरेंस सर, आप बोलोगे तो भैया प्रॉब्लम की बात क्या है, या प्रॉब्लम नहीं, एक तो बात क्या है इसमें इंपॉर्टेंट नोट देखो। अब आपका ना इंस्टीट्यूट क्या किया है, आपके इंस्टीट्यूट ने ICAI has solved a question in previous year exam September 25 giving both the above alternate solutions। उसने ना दोनों प्रेफरेंस के संग ही सॉल्व करके दे दिया आपको। उसने पहले सीएमपी पे किया, फिर उसने इशू प्राइस पे कर दिया। तो सितंबर 25 में आप देखना प्रेफरेंस प्रेफर्ड स्टॉक के लिए था कोई क्वेश्चन, तो पीडी निकालने वाला क्वेश्चन था, केपी निकालने वाला सॉरी क्वेश्चन था। तो केपी निकालने के लिए उसने पहले सीएमपी पे भी कर दिया और फिर इशू प्राइस पे भी कर दिया। तो सिंस उसने बोथ द सॉल्यूशंस खुद ही लिख के दिए, एक्सेप्ट किए हैं, तो मैं बोलता हूं आप भी दोनों में से कुछ भी करना, लेकिन सबसे पहले अपने करंट मार्केट प्राइस पे ही जाएंगे। अगर सिर्फ न्यू इशू वाला केस आया तो इशू प्राइस माइनस रोटेशन पे जाना, बात खत्म। आगे बढ़ाएं? हाँ सर, ये पॉइंट अच्छा लगा होगा, बहुत हेल्पफुल लगा होगा मेरे हिसाब से आप लोग को। नेक्स्ट, करंट डिविडेंड, लास्ट डिविडेंड, रिसेंट डिविडेंड, पास्ट डिविडेंड, डिक्लेयर्ड डिविडेंड, ये पांचों में से कुछ भी आ गया तो उन सब का मतलब D0 होता है राजा, गलती नहीं करना। सर हमारे से ये सब गलतियां इतनी ज्यादा होती है ना, इंस्टीट्यूट को पता है। उसको आपको क्या लगता है, ICAI को नहीं पता होगा कि बच्चे गलतियां कहां करते हैं? सोच के देखो, ये 75 साल हो गया मोटा मोटी इंस्टीट्यूट को, अब तो 75 ईयर्स उसको हो गया एग्जाम लेते हुए, उसका काम ही एग्जाम लेने का है सिर्फ, तो उसको भी पता है कि कहाँ गलतियां करते हो। सर जानबूझ के अलग अलग वर्ड आपको देगा। मैंने बोला जितने वर्ड देने देते, मैंने 5 वर्ड उठा के यहाँ पे आपको दे दिया। अब मेरा कोई बच्चा गलती नहीं करके एग्जाम में आएगा। सर क्या बोला अगेन, साथ में बोलेंगे मेरे, करंट डिविडेंड, लास्ट ईयर डिविडेंड, प्रीवियस ईयर डिविडेंड, रिसेंट डिविडेंड, जो भी अगर आया आपका तो आपका सारा चीज है D0। लेकिन अगर एक्सपेक्टेड डिविडेंड, फ्यूचर डिविडेंड या फिर डिविडेंड टू बी पेड आया तो D1, ठीक है ना। तो मतलब मैंने गलती से फ्यूचर पहले बोल दिया तो यार वो करेक्शन करना, पास्ट से बोला था मतलब, हाँ ठीक है ना। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेड या डिविडेंड टू बी पेड होगा तो सारे D1 होंगे। नहीं, अगर करंट डिविडेंड, लास्ट ईयर डिविडेंड, रिसेंट डिविडेंड, पास्ट डिविडेंड कुछ भी रहेगा तो D0। एक्सपेक्टेड डिविडेंड, फ्यूचर डिविडेंड, डिविडेंड टू बी पेड, जो आगे की बात कर रहा है वो सब मेरे D1 में आएंगे। क्लियर हो गई मेरी बात? नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे CAPM वाला लवली पॉइंट। एक और सर CAPM में ना आपको वर्ड आता है मार्केट रिस्क प्रीमियम, यहां एक और वर्ड दे सकता है, सितंबर 25 में दिया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इक्विटी रिस्क प्रीमियम। दोनों का मतलब RM माइनस RF ही होता है, दोनों का मतलब RM माइनस RF ही है। समझ में आया मेरी बात? आपको एग्जाम में टेंशन में नहीं आना है सर ये क्या आ गया, अरे भैया एक ही चीज है दोनों, क्या टेंशन लेते हो? ठीक है,
आएंगे, फटाफट आगे बढ़ा रहे हैं। बी केयरफुल, क्या चीज के लिए चेक बता दो, क्वेश्चन रेफर्स टू मार्केट रिटर्न और मार्केट रिस्क प्रीमियम। ये भाई ये चीज पे ध्यान रखना, कभी आपको मार्केट रिटर्न बोलेगा, मार्केट रिटर्न अगर बोलेगा तो आपको मतलब क्या समझना है, ये आरएम बोल रहा है, नहीं तो आपको आरएम माइनस आरएफ बोल रहा है अगर मार्केट रिस्क प्रीमियम की बात होगी तो, ठीक है ना। ये वाला चीजें पे गलतियां नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चों से। व्हेन कैलकुलेटिंग डब्ल्यूएसीसी, तब market value of equity share capital should be apportioned between equity share capital and retained earnings in the ratio of बुक वैल्यू। सर आपका डब्ल्यूएसीसी के समय अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल रहा, के आर के ई का अलग अलग आपका कॉस्ट निकल के आता है, तो आप कैसे करोगे वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी लोगे, उसको तोड़ के बांट दोगे इन द रेशियो ऑफ बुक वैल्यू बिटवीन इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। ये हीरोपंती कब करोगे सर, ये वाली काम कब करोगे सर, पता है मैं बताऊं आपको, ये तभी करना है जब के ई और के आर इज नॉट द सेम। अगर दोनों सेम है तो क्यों टाइम पास करना है सर, टोटल वैल्यू लेंगे और सीधा के ई वाला रेट लगाएंगे और कैलकुलेट करेंगे डब्ल्यूएसीसी। समझ में आ रही है? अरे यार 60 और 40 लेके 18% ही दिखाना है तो 100 पे 18% दिखा दे, बात तो एक ही है। समझ में आ गई ना, ठीक है ना, हाँ बोलो। ये सब चीज ना वो बच्चे रिलेट कर पाएंगे मेरे बोलने से ही, सिर्फ जो सही में समझ के पढ़ रहे हैं, जिन्होंने सही में मेहनत की है उनको मेरे इतनी बोलने से ही समझ में आ गई होगी, और बाकी बच्चों को लग रहा होगा सर ने क्या बोल के निकला यार, समझ नहीं आया। तो यार आपको अभी इस वीडियो में हर एक चीज में लिख के नहीं बता सकता ना, ये वीडियो का पर्पस अलग है। मेरे को आपको लिख के कराने के लिए मैंने आपको वर्कआउट बैच बना के दिया है, वहां से जाके देखिए। फिर हर चीज के अलग अलग तरीके से अपने को चलना है, समझ में आ रही है बात। अपने को लक्ष्य अपना प्राप्त करना है, अपने को सीए इंटर में 26 में हालत में भी हर हालत में क्लियर करना है। मेरे को बहुत दुखी हुआ 9% का पास रेट देख के बोथ ग्रुप्स का इस बार। मैं नहीं चाहता इस बार रिपीट हो। ग्रुप 2 का पास रेट अपने 20% से ऊपर लेके जाएंगे इस बार May 26 में, मिलकर काम करेंगे सर, मजा आया तभी आएगा। आ जाइए, व्हेन कैलकुलेटिंग डब्ल्यूएसीसी आई तो बता दिया, चलो ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न, हाँ रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स, इतना बड़का सा अगर वर्ड भी अगर आया तो मतलब भैया सिंपल है के ई, ठीक है ना। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ना क्वेश्चंस इस बार मे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने ये वाला पॉइंट जानबूझ के डाल दिया, ये वीडियो का वो पर्पस नहीं है, फिर भी मेरे से रहा नहीं गया, मैंने बोला यार ये सुपर इंपॉर्टेंट है एमसीसी इस बार, तो प्लीज करके जाना। एमसीसी और डब्ल्यूएसीसी सेम कब होता समझ में आना चाहिए, जब आपका नया जो आप कैपिटल इशू करते हो उसके वेट्स सेम वेट्स में अगर आप नया कैपिटल इशू करते हो तो एमसीसी इज इक्वल टू डब्ल्यूएसीसी, ये वाला लाइन भी पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में आएंगे कैपिटल स्ट्रक्चर, स्टार्ट करते हैं क्विकली, बेसिक पॉइंट नहीं है अब कैपिटल स्ट्रक्चर में। मेन आएगा कैपिटल बजटिंग में टाइम लगेगा, बाकी सब फटाफट हो जाएगा। अगर MM2 विद टैक्सेस आया तो टैक्स बेनिफिट में भैया डेट इनटू टैक्स रेट करना है। बच्चे आप लोग प्लीज इंटरेस्ट इनटू टैक्स रेट नहीं करके आएंगे, नॉट नॉट नॉट, अरे भैया क्या हो गया, बैक हो जा, हाँ नॉट, ये नहीं करके आएंगे, ये करके आना है सर डेट इनटू टैक्स रेट, क्लियर है। हाँ अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया MM1 और MM2, लेकिन अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया हुआ रहता है तो हमेशा MM2 विद टैक्सेस अप्लाई होगा, बहुत सिंपल बात है। अगर क्वेश्चन मेंशंस कॉस्ट ऑफ डेट देन कंसीडर इट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया ये वाला, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, उफ 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 उफ, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट नंबर 3 में स्टार मारेंगे ध्यान से, आपका लास्ट एग्जाम में आया था, जनवरी में आया हुआ है। हाँ कॉस्ट ऑफ डेट अगर आपको वर्ड यूज कर रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर के क्वेश्चन में, उसको नॉर्मल इंटरेस्ट रेट प्री टैक्स मानना पड़ेगा। वो आपको क्वेश्चन में दे रहा है कॉस्ट ऑफ डेट कितना 12%, हीरो बन के लिखेगा टैक्स रेट कितना 30%। मेरा बच्चे को लगता है कि सर 12/1 माइनस 0.3 कर दूं, जो भी आता है ये वो वाला जो आंसर जो भी आता है उसको सॉल्व करके वो होना चाहिए मेरा इंटरेस्ट रेट। मैंने बोला आपकी बात सही है, लेकिन इंस्टीट्यूट यहां पे कुछ और कर रहा है। कैपिटल स्ट्रक्चर में 3 क्वेश्चन ऐसे हैं मेरे एग्जामिनेशन बैंक में, अगर आप जाओगे क्वेश्चन 31, क्वेश्चन 32, क्वेश्चन 42, ये तीनों क्वेश्चन में उसने क्या किया मालूम है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ क्विकली। यहाँ पे बस उसने जिस बच्चों के पास मेरी बुक के वो लोग रिलेट कर पाएंगे जल्दी जल्दी कि सर यहाँ पे उन्होंने कॉस्ट ऑफ डेट को क्या मान लिया पता है, उन्होंने कॉस्ट ऑफ डेट को ही इंटरेस्ट रेट मान लिया। ओ माय गॉड, क्वेश्चन 31 आज जाएंगे, हाँ ये रहा क्वेश्चन 31 में देखो, यस दिस इज द क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। हाँ ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, मैंने क्लास में करवाया है आपको ये सब क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कॉस्ट ऑफ डेट 10% दिख रहा है, कॉस्ट ऑफ डेट 10% दिख रहा है। हाँ कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब क्या समझते हैं अपने, केडी पोस्ट टैक्स, मजे की बात देखेंगे। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट चार्जेस 10% ऑफ 2 लाख। सर उसने इसको प्री टैक्स नहीं बनाया है, तो वो चीज का ध्यान रखना होगा कैपिटल स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस में सिर्फ।
अब सर क्या रट्टा मारना पड़ेगा? मैंने बोला यस, ये रट्टा मारना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, लॉजिक कुछ नहीं है। उसको कॉस्ट ऑफ डेट दिया है, उसको टैक्स सेट दिया, तो उसको करना चाहिए था प्री टैक्स, लेकिन अगला बोलता नहीं देखो टैक्स सेट दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि टैक्स सेट दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन में टैक्स सेट दिया हुआ है, क्लियरली देख लीजिए टैक्स रेट दिया हुआ था, लेकिन फिर भी उसने बोला कि भैया कॉस्ट ऑफ डेट पे करेंगे, यानी उसको अपने इंटरेस्ट रेट के जैसे ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था पहला। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज्यादा इस टॉपिक में आता है, पॉइंट नंबर 4, ये सितंबर में आया हुआ है। while calculating the EPS don't forget to consider the existing EBIT। आपको बोलेगा आज मेरा EBIT था 100 रुपया, मैं अगर एक्सपेंशन करूंगा तो मैं EBIT 200 और कमाऊंगा, 200 और कमाऊंगा। तो आपका मन बोलता है 200 से सारे कैलकुलेशन कर दो। तो मैंने बोला यार अपने नए दोस्ते अगर नया दोस्ती की अगर, तो क्या पुराने दोस्तों को भूल जाते हो क्या? मैंने आपने बोला नहीं सर पुराने दोस्तों को तो नहीं बोलते हैं। तो भैया नया EBIT आने से पुराना EBIT भी जिंदा रहेगा, उसको कंसिडर करेंगे, प्लस न्यू EBIT करेंगे एंड देन डिसीजन मेकिंग किया जाएगी। क्लियर है क्या? While calculating EPS, don't forget to consider the existing EBIT, number of shares, dividend, interest, सारा चीज पुराने वाले रहेंगे। अपने अच्छे दोस्त को नहीं बोलोगे, उनकी आदतों को नहीं बोलोगे, सब चीज को साथ में लोगे। देखो मैंने लिखा है नए दोस्त बनने से पुराने को नहीं भूलना। क्लियर हो गई क्या? हाँ बोल दीजिए ना क्लियर है सर, प्लीज एक बार हाँ बोलो, कमेंट करके बताओ सर, मजा आ रहा है ना अभी तक? लाइक नहीं किया तो एक लाइक भी कर देना। आ जाते हैं नेक्स्ट। In the questions of arbitrage, remember to maintain the debt equity structure। को आर्बिट्राज के क्वेश्चन में ये वाला चीज का ध्यान रखना। इंस्टीट्यूट ने अगेन यहाँ पे अपना एक अलग ही सॉल्यूशन निराला सा बनाया है। डम्बो जंबो वाला क्वेश्चन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो डम्बो जंबो वाले क्वेश्चन में देखना, जब हाँ डम्बो जंबो वाला क्वेश्चन याद आ गया। तो डम्बो जंबो वाले क्वेश्चन में जब सेकंड सॉल्यूशन उन्होंने दिया है ना, जब के का वैल्यू चेंज करके किया है, तो डम्बो जंबो के क्वेश्चन में आपको देखने मिलेगा कि सर उसने EBIT का डेट इक्विटी स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया। तो प्लीज वो चीज पे ध्यान देंगे, वो वाला आंसर इनकरेक्ट है मेरे हिसाब से। डन। कैपिटल बजटिंग पे आते हैं एंड इसमें मैं आऊंगा सबसे पहले आपके संग एनेक्शर ए में। ये एनेक्शर ए क्या बनाया सर? अब आपने नीचे आएंगे, इसी PDF में नीचे मैंने बनाया आपके लिए, बहुत मेहनत करके बनी है सर, ऐसे नहीं बनती है सब शीट्स। एनेक्शर ए में केस ए क्या है सर? अगर आपके पास पहला केस, अगर ओनली वन एसेट इन द ब्लॉक एंड दैट एसेट इज सोल्ड इन द ईयर। ये मैं आपको ना इनकम टैक्स पढ़ाने आ गया हूं अभी। सब आपने इनकम टैक्स में अगर सीख रखा है तो आपको सुनने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी बच्चे को नहीं याद है, कॉन्फिडेंस कम है, सिर्फ ग्रुप 2 दे रहा, कुछ भी ऐसा स्टोरी है तो सुन लो। तो मैंने बोला कि अगर सिर्फ एक ही एसेट इन द ब्लॉक है, ब्लॉक होता अपने को मालूम है अपना WDV के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, और वो ही एक एसेट सेल हो जाता है, तो फिर ट्रीटमेंट क्या होगा? चार्ज नो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एज द ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट। मतलब अगर 100 रुपए का मेरा ओपनिंग WDV है, लेस करूंगा मैं कितना? 40 रुपया, तो बचना चाहिए 60 रुपया। लेकिन ये ओपनिंग में ओनली वन एसेट था और वो वन एसेट ही यहाँ पे बिक गया, तो डेप्रिसिएशन आपको पता है क्या होगा? डेप्रिसिएशन आपको कुछ भी नहीं होगा, डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? चाहे ये एसेट जो बिक रहा है ना, चाहे ओपनिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में बिके या तो एट द एंड ऑफ द ईयर में बिके, एंड बोथ द केसेस डेप्रिसिएशन 0 होगा। बच्चे को क्या लगता है? एट द एंड ऑफ ईयर में जाके बिका है ना, तो पूरा साल का डेप्रिसिएशन तो होना चाहिए। इनकम टैक्स के रूल्स जाके पढ़िए, आपका तो इनकम आपके लिए तो 1961 ही एप्लीकेबल है, तो जाके पढ़ो, उसमें देखिए, उसमें दिया हुआ सेक्शन 50 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें बोल रहा है भैया ऐसे नहीं होता है। सेक्शन 32 है डेप्रिसिएशन के लिए, सेक्शन 50 में सेल वेल की भी कुछ बात की गई है। तो 32-50 को मिला के शायद पढ़ने से आपको ये चीज क्लियर हो जाता है पूरा, ठीक है। वहां पे आप देखोगे तो उसमें बकायदा बोला है कि अगर एक एसेट है वो सीजेस टू एग्जिस्ट हो जाता है तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है, ठीक है। पहला। सेकंड, ये सब ना कभी पूछ लिया तो पूछ लिया एग्जाम में, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है कि आप बोलोगे एग्जाम में नहीं आया तो हो सकता नहीं आए, फिर भी अपने को प्रिपेयर रहना चाहिए। आपको कैपिटल लॉस लेकिन जरूर निकालना चाहिए, या एंड उस पर टैक्स बेनिफिट जरूर निकालना चाहिए। मतलब 100 का 40 में मेरा माल बिका तो 60 का बचता है, लेकिन मेरा कैपिटल लॉस हो गया कितना? 30% का, तो वो मैं निकाल दूंगा, ठीक है। कैपिटल लॉस मेरा निकल जाएगा, क्यों? 60 रुपए का नुकसान हो गया ना मेरा, तो 60 रुपए पे 30%। केस बी आ गया, अगर मोर देन वन एसेट इन द ब्लॉक है, तब इसमें 2 केस और बनता है, केस 1 केस 2। पहले केस 1 में देख लें, अगर सेल वैल्यू इज लेस देन WDV, मतलब अगर WDV मेरा कितना है? 100 रुपए का है, और मेरा सेल करता है मैं कितना? 40 का। 2 एसेट है ये, और ये एक एसेट इसमें से बिकता है, तो 60 रुपया मेरा अभी भी बचता है, 60 रुपया बचता है। डेप्रिसिएशन मेरा 20% के हिसाब से रिमेनिंग WDV पे ही कैलकुलेट होगा, और मेरा टैक्स बेनिफिट निकल जाएगा 30% ऑन दिस। टैक्स बेनिफिट हमेशा निकलता, मालूम होना चाहिए, क्लियर है।
सेकंड केस अगर आया सेल वैल्यू इज मोर देन WDV, मतलब सेल इज मोर देन WDV वाला केस बनता है, ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट हो जाएगा। क्यों? 100 रुपए का माल है, अगर 2 एसेट भी इसके अंदर है ना, और अगर मेरा एक एसेट 120 का बिक जाता है, अगर एक एसेट भी बिकता है ना, तो आपका ब्लॉक खत्म हो गया, ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट है। घर पे आपके पास एक एसेट पड़ा हुआ है, आप बोलोगे सर एक एसेट तो घर पे पड़ा है बुक्स में, लेकिन आपका एज पर इनकम टैक्स आपका ब्लॉक खत्म हो जाएगा। तो आपको वो सब चीज ध्यान रखनी है। इनकम टैक्स की इंट्रिकेसीज है, ये सब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही पता होता है सर, और किसी को नहीं पता है। समझ में आ रही है? 100 रुपए का माल है, 120 में अगर बिक गया तो सही है, WDV को नेगेटिव थोड़ी ना दिखा सकते हैं, -20 थोड़ी ना कर सकते हैं, तो नील करेंगे। कैपिटल गेन्स आ जाएगा इस केस में मेरा, तो उस कैपिटल गेन्स पे भी तो कुछ टैक्स लॉस होगा, तो 6000 रुपए का वो निकालेंगे। अगर टैक्स का बेनिफिट निकालते हैं तो टैक्स का लॉस का भी तो निकालना चाहिए। यहाँ पे देखो टैक्स बेनिफिट एंड कैपिटल लॉस निकाले तो टैक्स लॉस एंड कैपिटल गेन्स भी तो निकालना चाहिए। समझ में आया? एनेक्सर ए, यस। वापस देख लेंगे किसी को डाउट होगा तो। Always consider the impact of tax savings on depreciation in calculating cash flows। ध्यान रखना है, सब्सिडी एंड सैल्वेज वैल्यू अगर ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो डेप्रिसिएशन एज पर SLM में क्या होता है मालूम है? प्राइस माइनस सब्सिडी माइनस सैल्वेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सब्सिडी को माइनस करना नहीं भूलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन May 24 में ये चीज पूछा हुआ है। डन। डोंट कंसिडर द कॉस्ट ऑलरेडी इनका, जो संक कॉस्ट होता है उसको कंसिडर नहीं करना। आपको बोलेगा क्वेश्चन कि ऑलरेडी उसने 100 रुपए खर्चा कर दिया, अब वो ऐसा कर रहा है तो क्या उसको करना? ऑलरेडी कर दिया तो कर दिया भाई, बात खत्म। ऑलरेडी कर दिया तो कर दिया, अब कोई उपाय नहीं है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? अब उसको आपको डिसीजन मेकिंग में आप चेंज नहीं कर सकते कुछ। एक आदमी बिजनेस कर रहा था, उसने बिजनेस में 1000 रुपया खर्चा करके बिजनेस खड़ा किया, 1 लाख रुपया खर्चा करके बिजनेस खड़ा किया। अब उसको कहीं और से कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है कोलैबोरेशन की या कुछ करने की, तो क्या वो डिसीजन मेकिंग उस कोलैबोरेशन के लिए जब वो करेगा तो क्या 1 लाख रुपए का जो उसका खुद का बिजनेस में खर्चा हुआ है उसको कंसिडर करेगा? क्या नहीं करेगा? यार ये तो लग गया, बात खत्म। अब कोलैबोरेशन करने से मेरा क्या फायदा नुकसान है, वो ही मैं माथा लगाऊंगा बस। समझ में आई? ऑल कैश फ्लोज, डिविडेंड पेमेंट्स आपके लिए इररिलेवेंट है, पता है आपको ये बात। ऑल कैश फ्लोज डिस्काउंटेड पोस्ट टैक्स में होना चाहिए, ये सब भी पता होना चाहिए। आपका FCFF अप्रोच के हिसाब से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। FCFF अप्रोच क्या होता है आपको पता होना चाहिए सर। नो पैट वाला जो अप्रोच है ना, आप उससे क्या करते थे सर? नो पैट में ऐड डेप्रिसिएशन करके सी फैट निकालते थे, याद आ रहा है? तो हम सारा क्वेश्चन तो ये सी फैट से ही करते हैं। समझ में आ गई ना? एकदम सिंपल है। फाइनल लेवल पे ना आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे FCFF FCFE, फाइनल लेवल पे तो मजा आ जाएगा पढ़ के। आ जाओ लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, 6 नंबर। Do take the present value of salvage value and working capital released while calculating the cash inflows in calculation of NPV। क्या बोला मैंने बोला NPV जब निकालते हो, एक सेकेंड, इसको कम करना पड़ेगा। हाँ, NPV जब निकालते हो आप लोग, तो आप लोग क्या करते हो सर? ईयर 1 2 3 4 में जाके जब आप सारे ईयर के कैश फ्लोज कर लेते हो, सारे ईयर के कैश फ्लोज कर लेते हो, तो एक लास्ट ईयर में आपको यहाँ पे W वर्किंग कैपिटल एंड सैल्वेज वैल्यू भी रिलीज होगा, इसका भी कैश इनफ्लो का फिगर आएगा। और यहाँ पे जो भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होगा 0.909, 0.826, 0.71, 51, 0.683, ये सारा चीज से आपको ध्यान रख के इसको भी 0.683 से इसको भी मल्टीप्लाई करना है। हाँ सॉरी 1 2 3 4, हाँ ठीक है किया मैंने। इसको यहाँ पे भी लिख दीजिए, यहाँ पे भी लिख दीजिए बस। तो ये 0.683 से ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये कैश ईयर 4 का जो कैश इनफ्लो है वो भी मल्टीप्लाई होगा। मतलब वर्किंग कैपिटल एंड सैल्वेज वैल्यू को रिलीज करना लास्ट में भूलना मत, ठीक है? डन है, आगे बढ़ाए। अमाउंट इन्वेस्टेड इन वर्किंग कैपिटल शुड बी एडेड, कहाँ एडेड होना चाहिए सर? अमाउंट इन्वेस्टेड इन वर्किंग कैपिटल शुड बी एडेड इन द इनिशियल कैश आउटफ्लो। सर आज का इनिशियल कैश आउटफ्लो में हमारे से गलती क्या होती है कि सर हम एसेट का खर्चे, एसेट प्राइस ही लेते हैं बस, प्लस लेकिन करना पड़ेगा आपको वर्किंग कैपिटल जो आप बिजनेस में लगा रहे हो। आप लास्ट में रिलीज का इंपैक्ट ले रहे हो ना वर्किंग कैपिटल को, तो यार रिलीज अगर लास्ट में इंपैक्ट ले रहे हो तो स्टार्टिंग में कैश आउटफ्लो में भी तो आपको वर्किंग कैपिटल को कंसिडर करना चाहिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में आपका एसेट का जो प्राइस है या प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है, उसमें वर्किंग कैपिटल भी जो आपका लग रहा है वो भी लेंगे इन द इनिशियल कैश आउटफ्लो। क्लियर है क्या अभी तक? हाँ बोलो यार, बस 10 मिनट मुझे और दो, वीडियो खत्म कर दूंगा, प्रॉमिस। बहुत मजा आएगा आपको वीडियो सुन के, आपको अच्छा लगा होगा, मेरी पूरी भरोसा है मुझे इस चीज की। तो चलो
ऑल कैश फ्लोज आर अज्यूम टू बी एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बोला तो प्लीज उसका ध्यान रखेंगे कि सारे कैश फ्लोज एट द एंड ऑफ द ईयर अपने को अजम्पशन लेना है। अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर होगा तो वो भैया क्वेश्चन वाला खुद बताएगा आपको, आपको खुद से नहीं मान लेना है कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में है। नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन वाला आपको बताएगा भैया ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ले तो मैं लूंगा, वरना नहीं लूंगा। आगे बढ़े। अगर अकाउंटिंग या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का क्वेश्चन आया, बच्चा बोलेगा सर जनवरी में आ गया, थोड़ी ना मई में आएगा, तो मैं बोलूंगा ऐसा कोई नियम नहीं है। पहला चीज, सेकंड जरूरत है ना मई वाले बच्चे ही सिर्फ देखे ये वीडियो, सब टाइप के बच्चे देख सकते हैं। सर अगर एआरआर का क्वेश्चन अगर आता है, अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट का डिटेल दिया हुआ है तो आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करना है, नहीं तो एनुअल वाला बेसिस के हिसाब से सॉल्व करना है। बच्चे को समझ नहीं आता सर एआरआर कौन से मेथड से निकाले, तो यार क्वेश्चन में डेटा अगर जैसा मेथड का देगा उस हिसाब से करो। ओपनिंग क्लोजिंग का मेथड का ओपनिंग क्लोजिंग का फिगर्स अगर दे रहा है तो भैया एवरेज लेके कर, नहीं दे रहा तो एनुअल के बेसिस पे कर, बात खत्म। डिविडेंड डिसीजन छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ शेयर। क्वेश्चन आ सकता है कैलकुलेट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ शेयर। हाउ विल यू कैलकुलेट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ शेयर? सिंपली यू हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द शेयर, डिविडेंड पेड नॉट पेड के हिसाब से। ग्रोथ रेट क्या हुआ, अर्निंग्स ग्रोथ रेट या फिर डिविडेंड ग्रोथ रेट, उसको अपने ग्रोथ रेट बोलते हैं। इन दोनों में से कुछ भी दे सकता है। केईज कॉस्ट ऑफ इक्विटी या फिर रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन या फिर डिस्काउंट रेट, जो भी क्वेश्चन में देगा। Assume the dividend to be always D1 for both Gordon, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओहो सर इतना ज्यादा आईसीआई की गलतियां हैं बुक्स में, उफ। जो भी डिविडेंड डिसीजन क्वेश्चन बना रहा है सब में गलती करना चालू कर दिया, क्यों पता नहीं। वो क्या कर रहा है सर, गॉर्डन में और वॉल्टर में कहीं पे, गॉर्डन में तो D0 पे 1 प्लस ग्रोथ रेट निकाल के D1 निकालता है, और ये चीज गॉर्डन में कर रहा है। वॉल्टर में जब आ रहा है तो इसी D0 को वो D1 मान ले रहा है। अरे यार ये क्या मजाक कर रहे हो सर, आप कहीं पे उस D0 को D1 मान ले रहे हो वॉल्टर में, और गॉर्डन में आते हैं उसको D0 मान के फुल इज्जत देके उसको ग्रोथ रेट लगा रहे हो, ये से थोड़ी ना होता है। आपको समझना होगा, आपके लिए डिविडेंड डिसीजन चैप्टर में कहीं पे भी अगर क्वेश्चन में क्लैरिटी ना हो, डिविडेंड का फिगर दो तो वो हमेशा D1 होगा, ऑलवेज D1 करके ही आएंगे। सारे बच्चे हाँ बोलो, हाँ बोलो, जोर से सुनाई देना चाहिए, हाँ सर, डन। If question asks to calculate intrinsic value per share, then it means basically the price of the share only. आपको सिंपली वही निकालने बोलेगा। कब आता है सर ये वाला चीज, ये वाला चीज आपको पता कब बोलता है, वो बोलता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। डीडीएम का क्वेश्चन इस बार इंपॉर्टेंट भी है, और डीडीएम के क्वेश्चन में वो बोल सकता है आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने, मतलब सिंपली प्राइस निकालने की बात कर रहा है, ठीक है। लास्ट चैप्टर में आएंगे वर्किंग कैपिटल, बहुत इजी चीज है इसमें। तो सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, जो मैंने एम्बिग्विटी आपको ना वो वर्कआउट बैच के क्वेश्चन में सॉल्व कराया है, वो क्वेश्चन जरूर देखना पहला। सेकंड, अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला है, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, इन्वेंटरी कन्वर्जन पीरियड, ये ना नया एडजस्टमेंट उसने डाल दिया था मॉक टेस्ट पेपर में। आपका जनवरी 26 एग्जाम से किसी मॉक टेस्ट में नई चीज डाल दिया, आज तक कभी नहीं बोला, नया चीज उसने इन्वेंट किया है। इन्वेंट क्या नहीं बोलेंगे, नया चीज उसने यहाँ पे अपने मटेरियल में ढालना स्टार्ट कर दिया, पहले नहीं है। स्टडी मटेरियल में तो अभी भी नहीं है, लेकिन मॉक टेस्ट वगैरह में दे दिया उसने। ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड प्लस डेटर होल्डिंग पीरियड। ग्रॉस मतलब लास्ट में जो क्रेडिटर पीरियड माइनस करते थे ना, हाँ वो क्रेडिटर पीरियड जो माइनस करते थे वो भूल जाओ, उसको माइनस करेंगे तो नेट बन जाएगा, इसलिए उसको भूल जाओ, तो ग्रॉस में वहीं तक रहा बस। ऑपरेटिंग साइकिल क्या हुआ, वर्किंग कैपिटल साइकिल, कैश साइकिल, सब चीज सेम है। सेफ्टी मार्जिन को अपने क्या बुलाते हैं, और प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी, एक वर्ड और प्यारा सा उसके लिए, क्या, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी, याद रहेगी। लास्ट नहीं, एक और है, वर्क इन प्रोग्रेस का परसेंटेज अगर क्वेश्चन में नहीं देगा, मोस्टली देता है 80%, 60%, 50%, जो भी है, नहीं दिया तो 100% मान लेना रॉ मटेरियल के लिए, और 50% फॉर लेबर एंड ओवरहेड्स। ये सब चीज अभी तक एकदम स्टैंडर्ड रूल है, चलते हुए आ रहा है। मतलब जब मैंने एग्जाम दिया था आज से कितना 7 साल पहले, उस समय भी 6 साल पहले, उस समय भी ये चीज था, आज भी ये चीज है। Question says company has applied to a bank for financing the working capital for the first time, commencing the business, कुछ भी रहेगा तो कैश कॉस्ट बेसिस पे करना है। क्वेश्चन अगर आपको बोलेगा नया बिजनेस है, नया कंपनी बनाया, बैंक के पास जा रहा है, वर्किंग कैपिटल के लिए जा रहा है, कुछ भी ऐसा आएगा तो कैश कॉस्ट पे ही सॉल्व करके आएंगे, डन। आएंगे डेटर्स मैनेजमेंट, छोटा सा चीज है। क्रेडिटर मैनेजमेंट, उसके लिए कैश मैनेजमेंट में तो मेरे को कोई पॉइंट लगा नहीं है आपको बताने लायक, तो मैंने इंक्लूड नहीं किया। इन्वेंट्री आपको पता है आपके कॉस्टिंग के में है। डेटर्स मैनेजमेंट में आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। कोई बैड डेट नहीं आता है, ठीक है, समझा। ये कॉस्ट का मतलब ना सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, कोई बैड डेट वगैरह नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन इंफॉर्मेशन कॉस्ट का नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, तो भैया सेल्स पे करेंगे, उपाय नहीं है। अगर क्वेश्चन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए कॉस्ट का डिटेल ही नहीं दिया हुआ रहेगा तो मैं चुपचाप जाके उसको सेल्स पे सॉल्व करूंगा।
स्टूडेंट्स ऑफन कमिट मिस्टेक while सॉल्विंग अ कंप्लीट क्वेश्चन ऑन फैक्टरिंग। फैक्टरिंग में ना बच्चों को बहुत तकलीफ है। ओह, जनवरी वाला क्वेश्चन में इतना डिबेट आया है फैक्टरिंग के क्वेश्चन को लेके कि सर फैक्टरिंग क्या होगा, फैक्टरिंग क्या होगा, ये बता दो कोई हमको। बस मैंने बोला यार फैक्टरिंग सबसे इजी टॉपिक है, उसका मैंने एक अच्छा डेडिकेटेड वीडियो जस्ट ऑन फैक्टरिंग बनाया है। यूट्यूब पे आप जाना, अनिरुद्ध सिंघानिया फैक्टरिंग मारना और आपको मिल जाएगा। प्लीज वो वीडियो देख लेना अगर फैक्टरिंग में किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है तो। 1 घंटा का वीडियो भी नहीं होगा मेरे हिसाब से वो, और उसमें वो पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा फैक्टरिंग चैप्टर में। पहले क्या होता है, एग्जाम में कैसे है, आईसीए को क्या प्रेजेंटेशन चाहिए, सब चीज उसमें क्लियरली बताई गई है। ठीक है, तो वहां से वो चीज देख लिया जाएगा। मोर ओवर वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, ये सारे मॉडल्स पे मैंने अलग अलग मैंने टुकड़ा टुकड़ा वीडियोस बना बना के यूट्यूब पे डाले हैं। तो वो सब भी आप लोग चाहो तो जाके मेरा नाम के संग सर्च करना, वहां से चेकआउट कर लेना। कॉन्फिडेंस विच यू नीड बेसिकली इन द सब्जेक्ट, इन द कंसेप्ट, यू विल गेट दैट। लास्ट, क्रेडिटर्स मैनेजमेंट। क्रेडिटर्स मैनेजमेंट थोड़ी ना आता है सर, हटाइए, क्या आप भी बात कर रहे हैं। मैंने बोला दो आपके लिए ना, एमटीपी दिसंबर 25 में ना एक किसी बड़े क्वेश्चन में ना एक कंसेप्ट टेस्ट हुआ है। एमटीपी दिसंबर 25 का जाके क्वेश्चंस देखिए, आपको मिलेगा वहां पे कि हाँ यार क्रेडिटर मैनेजमेंट का कंसेप्ट तो यहाँ पे टेस्ट कर लिया। क्वेश्चन क्रेडिटर मैनेजमेंट का नहीं था, लेकिन किसी और क्वेश्चन में ये एक छोटा सा कंसेप्ट डाल के टेस्ट कर लिया आपसे। तो यार कहीं पे भी आ सकता है। और मेरे को जो लगता है क्या आएगा पता है, अ 2 मार्क इंडिपेंडेंट एमसीक्यू इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर क्रेडिटर्स मैनेजमेंट। तो यार अपने को प्रिपरेशन रखना चाहिए। 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है हार्डली, उसमें से एक क्वेश्चन मैंने आपको वर्कआउट बैच में करवा दिया था, तो आप चेक कर सकते हैं एंड आपको वहां से पूरा कॉन्फिडेंस क्रेडिटर मैनेजमेंट में आ जाएगा। क्लियर हो गई क्या? बाकी मेरे रिवीजन वीडियो सब कुछ आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। होप दिस शिट हेल्प्स टू अवॉइड सम ऑफ योर प्रॉब्लम्स, प्रोबेबल मिस्टेक्स। आपको सीए फाइनल में मिलेंगे अब अगले बार। ऑल द बेस्ट। दिस इज माय नेम एंड ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को आराम से रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सअप करिए, टेलीग्राम करिए, और भी कोई बड़ा पैनिक वाला सिचुएशन हो कॉल भी करिए, कोई दिक्कत की बात एकदम नहीं है। मैं चाहता हूं जो बच्चा ये वीडियो यहां तक देखा है वो वीडियो से जाने से पहले एक प्यारा सा कमेंट करके जाएगा कि सर आई विल गिव my 200% in May 26 एग्जाम्स। ये मेरे को कमेंट चाहिए आपसे, ताकि एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट हो सके, एक मैनिफेस्टेशन अपने कर सके कि हाँ यार अपने ये चीज करेंगे, और बाद में जब वो चीज क्लिक करेगी, हमारे रिजल्ट आएंगे और सही में हम अच्छे से पास होंगे, तो आके इस कमेंट को वापस लाइक करके जाना कि हाँ सर देखिए हमने जो बोला था वो हमने करके दिखाया है। समझ में आ गई? हमारे पेरेंट्स को हमारे से यही चाहिए यार, और कुछ नहीं चाहिए। हमें एक नाम मिला है, मुझे नाम मिला अनिरुद्ध सिंघानिया, आपको कुछ नाम मिला है, उस नाम के आगे 2 लेटर लगाने का मौका सिर्फ आपके पास है। वो मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना है। समझ में आ गई आपको मेरी बात? अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई टाइप का वीडियो अगर आपको और चाहिए तो मेरे को बताना। ये वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के संग शेयर करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना। सी रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आपको मालूम है आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट ASAP। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज अनिरुद्ध सिंघानिया साइनिंग ऑफ। टाटा, बाय बाय।